Namaste everyone. Today we are going to discuss about the most powerful and mysterious planet Saturn in 12 houses. Before that, मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ कि एक 12 भाव में जो शनि का प्रभाव हम देखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें होती है जो ज़रूरी है एक पूरे भाव को प्रेडिक्ट करने के लिए। लाइक आपके साइन का भी रोल होता है कि 12 भाव में किस भाव में शनिदेव आपके बैठे हैं और वहाँ पे कौन से राशि में शनिदेव हैं, नंबर 1। और नंबर 2 होता है कि शनिदेव किस नक्षत्र में है। जैसे हम सभी जानते हैं कि 27 नक्षत्र है, तो शनिदेव आपके किस भाव में किस साइन को रूल कर रहे हैं, किस राशि में बैठे हैं 1 से लेके 12 तक, मतलब मेष राशि लेके और आपका पाइसेस मीन लगन तक की राशि में किस राशि में शनिदेव बैठे हैं, उसका इफेक्ट कुछ रिजल्ट में हो सकता है कि कुछ थोड़ा डिफरेंस आए, क्योंकि हम अभी राशि कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली ये देख रहे हैं, हम काल पुरुष के चार्ट के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं कि काल पुरुष का चार्ट जो कि एरीज से स्टार्ट होता है, मेष राशि से स्टार्ट होता है और पाइसेस 1 से लेकर 12 तक का काल पुरुष का जो चार्ट है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है। बाकी आप सबको पता है कि हमारा लगन सबका अलग अलग होता है। काल पुरुष चार्ट को भी हम एक बेस मान के चलते हैं कि जब हम किसी हॉरोस्कोप का स्टडी करते हैं, हम पर्टिकुलर किसी लगन का स्टडी करते हैं, वो चाहे वृषभ हो, चाहे मिथुन हो, चाहे कर्क हो, चाहे सिंह हो, चाहे कन्या हो, चाहे तुला हो, तो हम काल पुरुष को भी एक बेस मान के चलते हैं। वो एनर्जी भी उस चार्ट के अंदर बरकरार रहती है, उसके रिजल्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 कि ये अभी सिंपली हम काल पुरुष के चार्ट के हिसाब से शनि के सभी 12 भाव में रिजल्ट चेक कर रहे हैं। उसमें फर्क थोड़ा देखने को मिल सकता है कि अगर आपका साइन डिफरेंट है, लाइक अगर आपका कर्क में शनिदेव हैं या सिंह में शनिदेव हैं या कन्या राशि में हैं, तो वहाँ पे कुछ कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो कुछ गैप आ सकता है। और दूसरा जो इफेक्ट है वो है कि शनिदेव आपके किस नक्षत्र में बैठे हैं। लाइक अगर मान लो जुपिटर के नक्षत्र में बैठे हैं तो रिजल्ट थोड़े हो सकता है कि कुछ मॉडिफाई होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जुपिटर एक बेनिफिक ग्रह है और वहाँ पे अगर सैटर्न उनके जुपिटर के नक्षत्र में है तो कुछ रिजल्ट में हो सकता है थोड़े चेंज आ जाए। सेकंड, थर्ड, आप कौन सी दशा से आप गुजर रहे हैं, महादशा का बहुत रोल प्ले करता है। तो किस महादशा से आप गुजर रहे हैं वो भी बहुत इम्पैक्टफुल होता है। और फोर्थ है ट्रांजिट, जो शनि का जो गोचर है, मतलब शनि हर 2.5 साल में एक राशि कवर करता है। सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट आपका शनि है, उसके बाद जुपिटर है जो कि 12 साल में हर 1 साल में एक राशि चेंज करता है। शनि 2.5 साल में एक राशि में स्टे करता है। और 5th पॉइंट ये भी कंसिडरेबल है कि आपको चेक भी करना है कि 7.5 का कोई मतलब इम्पैक्ट तो आप पे नहीं है, या जिसको ढैया बोलते हैं। अब मैं 7.5 का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि मून जब गोचर का शनि आपके नेटल चार्ट में, जैसे आपका मून जहां भी बैठा हुआ है, जिस हाउस में भी आपका मून बैठा है, जिस राशि में मून बैठा है, तो उससे पहले हाउस में जब शनि का गोचर है, मान लीजिए आपका मून तुला राशि में और फॉर एग्जाम्पल शनि का गोचर अगर मान लो कन्या राशि में होता है, तो दैट मीन्स है कि आपका जो 7.5 का पीरियड है वो स्टार्टिंग फेज है, आपका शुरुआती पीरियड है। फिर 2.5 साल कन्या राशि को शनि धीरे क्रॉस करके फिर तुला राशि में आएंगे, फिर वृश्चिक में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल राइट नाउ शनि मान लो पाइसेज में अभी मीन राशि पे है, तो अभी हम क्या मानेंगे कि जिनका चंद्रमा एक्वेरियस में है, 11 नंबर राशि में जिनका चंद्रमा है, उनका फेज 7.5 का स्टार्ट हुआ है ना। और मेष राशि उनको भी कह सकते हैं। तो इस तरह से वो 7.5 आपको चेक करना है, अपने नेटल चार्ट पे मून की पोजीशन देखनी है। और सैटर्न का ट्रांजिट मान लो अभी मीन राशि पे हो रहा है, तो उससे पहले हाउस में जब अगर आपका 11 नंबर में मून है, मतलब आपके नेटल चार्ट में मून आपका एक्वेरियस कुंभ राशि में अगर आपका मून है, तो आपका 7.5 का पीरियड बिगिन हुआ है। एक आपको ये देखना है। दूसरा आपको देखना है, एक बोलते हैं ढैया, एक टर्म दी जाती है कि अगर मान लो मून से 4th जहाँ पे मून बैठा है उससे 4 घर आगे मान लो शनि का ट्रांजिट हो रहा है, तो वो एक ढैया का एक छोटा पीरियड होता है 2.5 साल का, वो उसको ढैया बोलते हैं। तो वो भी जो टाइम होता है वो थोड़ा सा
मतलब आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि कुछ थोड़ा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेसफुल, चैलेंजिंग थोड़ा सा टास्क हो जाता है, कुछ काम बनते नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है कोई भी प्रेडिक्शन देने से पहले। अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम शनिदेव को समझ लेते हैं कि शनिदेव किन किन चीज़ों के कारक हैं, और फिर हम उसको भाव को समझेंगे, और भाव को हम जो शनिदेव के जो कारक हैं और जो भाव जो जो चीज़ें बता रहा है उसको हम ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो प्रेडिक्शन ईजी आ जाएगा। जब शनिदेव को आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हम उस पर्टिकुलर भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं उसको हम आपस में ब्लेंड करते जाएंगे, तो चीज़ें निकल के आएगी। तो सबसे पहले देखो, शनिदेव का जो मेन रोल प्ले करता है, शनिदेव हमारे कर्म के कारक है। हमें ज्योतिष में 12 भाव हैं और 27 नक्षत्र हैं और 9 प्लेनेट हैं। इन पे 9 प्लेनेट का सिग्निफिकेंस, 12 भाव, 27 नक्षत्र का हमें अगर नॉलेज है तो हम इजी आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, शनिदेव चूंकि कर्म के कारक हैं हमारे, और जोडिएक में मकर राशि और कुंभ राशि को रूल करते हैं काल पुरुष के चार्ट में। मकर राशि और कुंभ राशि, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, और मेष राशि में नीच अवस्था में आते हैं, डेबिलिटेड होते हैं, और तुला राशि में एक्सल्टेड होते हैं। तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है, और जो मेष राशि है वो शनिदेव वहां पे डेबिलिटेड होते हैं। अब शनिदेव देखिए, पहला तो हो गया आपके कर्म का रिवॉर्ड, आप इस जन्म में जो आप कर्म करोगे। अच्छा, दूसरा, ये कार्मिक प्लेनेट, जो 3 कार्मिक प्लेनेट बताए गए हैं, शनि, राहु और केतु, ये 3 बेसिकली कार्मिक प्लेनेट हैं जो कि हमारा पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन इंडिकेट करता है नेटल चार्ट में, कि जो पोजीशन आपके नेटल चार्ट में शनिदेव का, जहां पे भी आपके शनिदेव बैठे हैं, तो दैट मीन्स है कि वो आपको कुछ इंडिकेशन देता है आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ों का, जो पेंडिंग कर्माज आपके रहे हैं पास्ट लाइफ से, या कुछ चीज़ें जो हमें नहीं मालूम होती है, उन चीज़ों का एक हमें इंडिकेशन मिलता है शनि, राहु, केतु की पोजीशन देखने से। तो शनि भी एक कार्मिक प्लेनेट है और कर्म के आधार पर हमें रिवॉर्ड देता है। तो सबसे पहले तो बेसिक जो मेन जो थे वो है कर्म का कारक। अब इसके साथ साथ में जो चीजें जुड़ गई, मतलब मान लो फियर भी, डर भी शनिदेव के साथ जुड़ गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ गई, डिसिप्लिन जुड़ गया, और आपका डिटैचमेंट भी जुड़ गया, है ना। तो ये सब चीजें शनिदेव के साथ जुड़े। जहां भी शनिदेव है वहां पे आप थोड़ा डरे वैसे फील करते हो, और डिले भी होता है कोई चीजों में। शनिदेव चूंकि डिले इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव 2.5 साल में एक राशि करते हैं, सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, इनको बूढ़ा प्लेनेट भी कहा गया है, और ओल्ड एज को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट मीन्स है कि जो काम आपका होएगा, जो टाइम फ्रेम आपने डिफाइन किया है, उस टाइम फ्रेम में चीजें नहीं होके वो एक आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अधिक समय लगना कोई काम के अंदर, अभी हम देखेंगे। तो जो डिनाइल नहीं है, शनिदेव कभी चीज को डिनाइल नहीं करते हैं, डिले करते हैं। 36 ईयर इनका एक एज है, ये 36 एज के बाद में ये जो रिजल्ट इनके शनिदेव के फेवरेबल मिलने स्टार्ट होते हैं हमें। तो हमने देखा कि आपका डिले हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, और डिजीज, इलनेस, सोरो और पेन, ग्रीफ, ये सब वर्ड शनिदेव के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि चूंकि हमारा कर्म ही अल्टीमेटली कोई चीज का कारण बनता है, तो ये सब चीजें को पार पाके जब हम उनसे चीजें निखरेंगे तभी हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे। तो बेसिकली इन सब ये जो वर्ड, जो टर्म्स यूज हुए हैं, इनमें जो वर्ड यूज हुए हैं, सारे वर्ड चूंकि नेगेटिविटी के लिए, नेगेटिविटी, शनि खुद भी एक नेगेटिविटी एक पर्सन में क्रिएट कर देते हैं। तो ये सब चीजें शनिदेव के साथ में आपस में जुड़ गई है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेशन हुआ है, जैसे जैसे कोई चीजें बढ़ी है, तो इनका मतलब आप ये मानो कि कुछ गलत यूज होने लग गया, या गलत, या किसी को डराने के हिसाब से हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब चीजें बेसिकली शनिदेव को मोर अच्छे से हम डिफाइन कर पाए, तो इसीलिए ये टर्म्स यूज किए गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने शनिदेव को आपका मोटा मोटा बता दिया। अब हम फर्स्ट हाउस से समझते हैं कि फर्स्ट हाउस में शनिदेव हों तो फर्स्ट हाउस देखिए, फर्स्ट हाउस का जहाँ पे कि सन कारक है, फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर, कुछ कारक हैं जो फिक्स हैं, वो जब हम एक एक हाउस से बढ़ते जाएंगे तो मैं बताता चलूंगा। फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर सन है,
और वहाँ पे अगर शनिदेव बैठे हैं। अब फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपका आपका अपीयरेंस है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका फिजिक है, आपकी मैरिड लाइफ है, और ओवरऑल जो पर्सनैलिटी, जो ओवरऑल आपका जो नज़रिया है, एटीट्यूड है लाइफ को देखने का, वो हम फर्स्ट हाउस से हम किसी को प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब लगन बोलते हैं फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न अगर बैठते हैं तो देखिए नंबर 1 एक पोजीशन तो बनता है कि यहाँ पे एक डेबिलिटेड, एक नीच अवस्था की पोजीशन बन जाती है शनिदेव की फर्स्ट हाउस में, चूंकि मेष राशि होती है, मंगल की राशि है और शनि यहाँ पे नीच अवस्था में आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली है कि जो फर्स्ट हाउस का जात उसके काम में सबसे पहले तो कि कुछ डिले की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उसके जो काम, जो एक्सपेक्टेशन चाहता है जिस काम को जितनी जल्दी करने की, वो काम एक तो उसका थोड़ा सा डिले से होता है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि शनिदेव इलनेस के कारक हैं और फर्स्ट हाउस आपका हेड है, तो हेड पे इंजरी या इलनेस इन व्यक्तियों को थोड़ा सा, मतलब फ्रीक्वेंटली कोल्ड, चूंकि कोल्ड ठंडा प्लेनेट है सैटर्न, तो कोल्ड से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को जातक को मिल सकती है फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न होता है तो। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा सेकंड, सैटर्न यहाँ पे आपका जो फ्रेंडली पोर्शन है वो आपको इंक्रीज करता है, क्योंकि सैटर्न मतलब पुअर को रिप्रेजेंट करता है, कि जो पॉवर्टी या पुअर या जो नीचे तबके के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आपके फ्रेंड सर्किल आपका बढ़ाने का आपका मन करेगा, और आपके फ्रेंड भी ज़्यादा नॉर्मल जो होते हैं उनसे थोड़े से फ्रेंड भी आपके ज़्यादा होंगे। इंजरी का मैंने बताया, हेल्थ में आपको इलनेस में इंजरी या कोई इस तरह का कोल्ड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकता है। वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सैटर्न यहाँ पे वेल्थ अच्छी देता है, बशर्ते कि वो थोड़ा पेशेंसफुली कोई चीज़ों को डील करे, और पेशेंस रखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। सैटर्न का एक ही डिमांड होता है, सैटर्न पेशेंस मांगता है कोई चीज़ का, कि हम लोग अगर इम्पेशेंस अगर कोई चीज़ को हो जाएंगे तो वहाँ फिर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सैटर्न का सबसे बड़ा रेमेडी पेशेंस ही है। तो ये यहाँ पर वर्किंग आपकी ऐसे रहेगी कि आप एक जगह पे टिक के बैठ नहीं चाहिए, सैटर्न आपको यहाँ पे टिक के बैठने नहीं देगा, मतलब आपको लगातार आपको काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। इवन अगर आप मान लो कि आपका जॉब है कि आपको लगातार आप आना जाना रूटीन में कर रहे हो, देन उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिलेगा, मतलब आपको लगातार चलना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। तो सैटर्न उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सैटर्न डिसिप्लिन भी है। तो उसी वे में आपकी लाइफ रहेगी, आप वेल्थ अच्छा कमाओगे, लेकिन वेल्थ का जो एंजॉय है वो, मतलब आप कंपैरिजन करोगे किसी और की दृष्टि से तो थोड़ा सा आपको देखने को कम मिलेगा, कि वेल्थ का एंजॉय आप थोड़ा सा कम कर पाओगे, जो कि बाकी पर्सन जो है कर पाएंगे, ये आपके पेंडिंग कर्माज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेल्थ नहीं कमा पाओगे, वेल्थ आप गेन नहीं कर पाओगे। वेल्थ आपको, सैटर्न का एक प्रिंसिपल है कि सैटर्न जहां पे देता है थोड़ा डिले करता है चीजों को, लेकिन ये इंश्योर करता है कि आपको 100% आपको पॉपुलैरिटी, फेम, नेम, फेमस, गेम सब कुछ आपको मिलेगा। डिनाइल सैटर्न के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन, अब यहाँ पे मैं एक चीज जो है कि अगर मान लो सैटर्न थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, मान लो कि जुपिटर का अगर जुपिटर मान लो 9th हाउस में 5th एस्पेक्ट, 5वां 9वां जुपिटर का एस्पेक्ट अगर सैटर्न पे आ जाता है, सैटर्न की कंडीशन थोड़ी फेवर हो जाती है, तो रिजल्ट यहाँ पे थोड़े से चेंज होने को देखने को मिल सकते हैं, देन कि सैटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल है। प्लस आप सैटर्न का नक्षत्र भी देख लीजिए कि सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में किस नक्षत्र में बैठा है, तो वो भी बहुत चीजें वेरी करती है, उस चीजों पे भी काफी चीजें रिजल्ट में कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस हो सकते हैं। तो ये मोटा मोटा ये चीजें आपको फर्स्ट हाउस के सैटर्न को ये देखने को मिल सकती है। सेकंड हाउस है आपका वेल्थ और आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और आपका स्पीच और आपकी फूड हैबिट और आपके टीथ, आई, ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस। और सस्टेनेंस सेकंड हाउस, और आपके जो हम कहते हैं संस्कार, वो सेकंड हाउस से हमारे को देखने को, सेकंड हाउस से किसी वेल्थ किसी प्रकार का हो सकता है, मेटल, ज्वेलरी, जो आपके पास जो है वो सारा सेकंड हाउस आपको, प्लस आपकी मैरिड लाइफ भी सेकंड हाउस से हम देख सकते हैं। तो सेकंड हाउस बेसिकली इन सब चीजों, अब यहाँ पे सैटर्न अगर सेकंड हाउस में बैठता है तो एक तो लाइफ जो चाइल्डहुड होता है वो काफी आपका डिफिकल्ट फेज से गुजरता होता है, मतलब कि लाइफ में आपको जो बचपन आपका होता है वो थोड़ा सा पॉवर्टी या
चैलेंजिंग भरा बचपन आपका निकलता है, लगभग 17-18 साल, 20 साल भी कह सकते हैं। काफ़ी स्ट्रगल या काफ़ी चैलेंजेस आपको निकल के आप बाहर आए हो, नंबर 1। सेकंड, आपको बचपन में बहुत इंजरी, मतलब फोड़े फुंसी या इस तरह का चोट लगना, ये इस तरह की चीज़ें आपको बहुत देखने को, फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिल सकती है। 22 के बाद में ये इन सब चीज़ों में कमी आती है। लेकिन कोल्ड का भी कारक है, तो आपको कोल्ड के भी कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। आई साइट में प्रॉब्लम आ सकती है, टीथ में प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो चीज़ें हैं जो बॉडी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है। सेकंड, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वेल्थ का, जो शनिदेव का जो वेल्थ को है, अब जब सेकंड हाउस जुपिटर यहाँ के कारक हैं, तो ये तो इंश्योर होता है कि इस व्यक्ति को हम जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन मानते हैं। ये व्यक्ति जिनका सैटर्न सेकंड हाउस में है, ये व्यक्ति काम पे जरूर जल्दी लग गया होगा। जिनका भी सैटर्न सेकंड हाउस में, वो मतलब आई थिंक 21, 22, 23 साल की एज में ये काम पे लग जाते हैं, जिनका सैटर्न सेकंड हाउस में, क्योंकि जुपिटर यहाँ का कारक है। फिर आप सैटर्न का नक्षत्र भी देख लीजिए, तो थोड़ा प्रेडिक्शन करने में आपको और ईजी हो जाएगा। अच्छा, सैटर्न का एक यहाँ पे खास बात ये भी है कि चूंकि जुपिटर यहाँ का नैसर्गिक कारक ग्रह है, तो मतलब वेल्थ आती है, लेकिन वेल्थ में डिले होता है। वेल्थ मतलब जितनी डिजायर्ड आपकी जो एक्सपेक्टेशन जो वेल्थ है, वो आपको गेन नहीं होती है, वो एक टाइम के साथ आपको थोड़ा सा डिले होकर वेल्थ मिलता है। लेकिन आपका एक मान के चलिए कि सेकंड हाउस में अगर सैटर्न है, तो आपका काम कभी नहीं अटकेगा। आपको कोई डिवाइन ग्रेस, या जब आपको जरूरत होगी तो कोई न कोई हेल्प आपको अपने आप आपको मिल जाएगी, और वो आपको सेव कर लेगी। सपोज आप कोई चीज़ में आप वरीड हो, कोई चीज़ के बारे में कि भी मेरा ये पर्टिकुलर, मेरे को इतना पैसा की जरूरत है, इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा, इस चिंता में कोई जातक अगर उलझ रहा है, तो ये सैटर्न यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि वो, क्योंकि चूंकि जुपिटर यहाँ का कारक है, तो ये तो इंश्योर है कि आपका काम बाय हुक एंड क्रूक किसी भी तरह से निकल जाएगा, किसी भी तरह से पैसा आपका अरेंज हो जाएगा। लेकिन जो वेल्थ का जो इनकमिंग है, वो थोड़ा सा डिले होके यहाँ पे वेल्थ सैटर्न देते हैं। आफ्टर 32, 36 के बाद में यहाँ पे शनिदेव फुल मैच्योर होते हैं, उसके बाद आपको वेल्थ का सिलसिला आपका स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे सेकंड हाउस से बेटर सैटर्न की देखो 3 दृष्टि है। एक आपका 3rd एस्पेक्ट है, एक 7 है, और एक 10th एस्पेक्ट है। तो 3rd एस्पेक्ट से यहाँ पे सेकंड आपके 4th हाउस को देखते हैं। सेकंड से अगर आप काउंट करोगे तो 4th हाउस पे सैटर्न का एस्पेक्ट जा रहा है, जो कि 4th हाउस आपका हैप्पीनेस है, आपकी मदर है। तो रिलेशन में सैटर्न यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, आपके मदर के बीच में आपकी जो डिफरेंसेस हैं वो कुछ आ सकते हैं। आपको दूर स्टे करना पड़ सकता है। आप हो सकता है मदर से प्रेम करते हो, चाहते हो, प्यार करते हो, लेकिन आपको हो सकता है कि समहाउ आप रिलेशन मतलब बराबर आप टच में ना रह पाओ, मतलब एक ऐसी दूरी बना देता है। फिर 8th हाउस पे जा रहा है 7th एस्पेक्ट, जो कि 8th हाउस आपका लॉन्जिविटी का है ना, और सडन ट्रांसफॉर्मेशन का, या रिसर्च का, या स्पाउस का हम कह सकते हैं। तो मेक श्योर कि यहाँ पे लॉन्जिविटी सैटर्न चूंकि डिले करते हैं, तो नेचुरली है कि थोड़ा सा जो एज फैक्टर का हिसाब से, तो एज फैक्टर जो होता है वो थोड़ी लॉन्जिविटी इंक्रीज होती है ऐसे व्यक्तियों की जो सेकंड हाउस से सैटर्न होता है। 10th एस्पेक्ट जाता है आपका 11th हाउस पे, तो गेन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि कुछ मतलब मैंने पहले बताया कि सैटर्न सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो नेचुरली है कि कुछ गेन तो वैसे रुक जाएगा। और चूंकि आपके गेन हाउस पे भी इसकी दृष्टि भी जा रही है, 10th एस्पेक्ट है जो आपका 11th हाउस पे जा रहा है, तो वहां से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। दूसरा, वाणी जो स्पीच है, वो देखिए स्पीच पे डिपेंड करता है कि अगर सैटर्न का जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, मान लो 10th हाउस से जुपिटर एस्पेक्ट दे रहा है, या 6th हाउस से जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है सैटर्न को, तो वाणी में देखो वो अच्छा मिठास रहेगा और आप अच्छे से बोल पाओगे। लेकिन अगर मान लो कि एस्पेक्ट नहीं है और सैटर्न पे बहुत नेगेटिविटी है, दैट मीन्स है कि फिर आपका स्पीच है जो थोड़ा हार्श हो जाएगा। खान पान आपका थोड़ा सा मतलब लिक्विड टोबैको या इस तरह के प्रोडक्ट हैं, वो सेकंड हाउस वाला शनि आपको दे देता है। टीथ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आई में प्रॉब्लम आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी बन जाती है जब सैटर्न सेकंड हाउस में बैठते हैं। तो वेस्टेज का भी कारक, ऐसे व्यक्ति आप देखना सेकंड हाउस सैटर्न वाले वेस्टेज थोड़ा सा ज्यादा करते हैं नॉर्मल पर्सन से, कहीं भी पार्टी में या घर में भी खाना खाना जानते हैं, तो क्योंकि सैटर्न वेस्टेज का कारक है, और चूंकि फूड हैबिट हमारी सेकंड हाउस से आती है, तो सैटर्न वेस्टेज का भी कारक है। तो ऐसे लोगों को हिदायत है कि ये वेस्टेज ना करें, वेस्टेज ना छोड़ें। और दूसरा, ये मतलब नंगे पांव मंदिर जाएं, अपने पास में भी कोई भी टेम्पल हो तो वहाँ पे नंगे पांव अगर आप मंदिर टेम्पल पे जाते हो, पास में अगर आप हो, तो जो ये फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है, ये काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा सेकंड हाउस।
अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस को कहा गया है पराक्रम का भाव, करेज। और थर्ड हाउस में बहुत एक्टिविटी है। थर्ड हाउस में पराक्रम है, आपका कम्युनिकेशन है, आपके सिबलिंग्स है, आपके नेबर हैं, आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स है, और आपका जो आपका हॉबी है, आपका इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स है, और जर्नलिज्म, राइटिंग, ये सारा कुछ सारा आप थर्ड हाउस से हम देखते हैं। अब चूंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, और 3, 6, 11 में, तीसरे में, छठे में और 11 में बताते हैं पाराशर जी कि जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं अच्छा काम करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग है जो थर्ड हाउस में सैटर्न, अगर किसी व्यक्ति के थर्ड हाउस में सैटर्न है तो एक अच्छा एक राजयोग कहलाता है। ये व्यक्ति मतलब अपने 0 लेवल से स्टार्ट होकर बहुत सारा एम्पायर खड़ा करता है। ऐसे व्यक्ति जिनके तीसरे, छठे, 11 में शनिदेव है, उनको वो लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें झेल के और बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं और अच्छा वेल्थ गेन करते हैं। तो शनि, मैंने पहले भी कहा है कि आप किसी भी चार्ट देख लीजिए, तीसरे में, छठे में, 11 में, मेन मेजरली आप किन्हीं का भी अच्छे मतलब जो रिकॉग्नाइज हैं या जिन्होंने अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेट किया, आप इनका चार्ट का स्टडी करोगे तो शनिदेव आपको तीसरे, छठे, 11 में आपको कहीं न कहीं कोई न कोई लिंक आपको शनिदेव का इन हाउस से मिलेगा ही मिलेगा। या तो शनिदेव 11th में, या 3rd में, या 6th में, कहीं न कहीं। तो वेल्थ वाइज इन हाउस में शनिदेव बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिबलिंग्स को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, रिलेटिव के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और चूंकि यहाँ से 9th एस्पेक्ट आ रहा है आपका, 7th एस्पेक्ट आ रहा है 9th हाउस पे, आपके फादर को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इलनेस फादर के साथ हो सकता है, या फादर के साथ आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। थर्ड हाउस में जो सैटर्न मान लो 9th हाउस में, 9th हाउस से दृष्टि 7th एस्पेक्ट से 9th हाउस पे आपके दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब आपको रेमेडी क्या करनी है? रेमेडी करनी है आपके ब्रदर सिस्टर को आपको क्लॉथ डोनेट करने हैं, और अगर ब्लैक डॉग को फीडिंग आप करते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल मिलेगा। और थर्ड हाउस के जो नेगेटिव रिजल्ट आपको, क्योंकि यहाँ व्यक्ति का ना जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं शनिदेव यहाँ पे बैठ के, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करता है लेकिन वो थॉट कुछ आपके नेगेटिविटी बहुत अंदर से आ जाती है थर्ड हाउस में जो शनिदेव बैठे हैं। क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन का जो हम बात करने का जो है वो हम, जैसे मान लो स्पीच अगर सेकंड हाउस है तो कुछ भाग थर्ड हाउस से भी हम कम्युनिकेशन देखते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो आप उस चीज़ से बचें, और आपके ब्रदर एंड सिस्टर को आप क्लॉथ डोनेट करें। और सेकंड, अगर ब्लैक डॉग को अगर आप उसकी सेवा कर सके तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ब्लैक डॉग को फीडिंग करना आपको एसेंशियल है। तो ये हैं थर्ड हाउस के सैटर्न के रिजल्ट। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ हाउस की तरफ। अब देखिए, फोर्थ हाउस आपका मेन है। फोर्थ हाउस से बेसिकली माता का विचार करते हैं, आपके व्हीकल्स हैं, आपका मेंटल पीस है, आपकी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, और आपका जो बेसिक जो एजुकेशन है वो फोर्थ हाउस में है। और ये बेसिक फोर्थ हाउस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक। और यहाँ का सिग्निफिकेटर है मून। अब चूंकि देखिए यहाँ पे पूरा एक एंटी चीज़ बन जाती है, क्योंकि मून, सैटर्न मून को बहुत बड़ा एक एनिमी मानता है, क्योंकि राहु केतु की जो स्टोरी है उससे हम सभी, आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो मून है जो बताता है कि भी राहु केतु जो है वो अमृत ले रहे हैं, तो उस वो जो स्थिति बन रही है वहाँ से, तो ये वहाँ से वो स्थिति है, तो वो अपने आप को बहुत नहीं। और चूंकि यहाँ का सिग्निफिकेटर मून है फोर्थ हाउस का, मेंटल पीस आपकी फोर्थ हाउस में, तो सैटर्न यहाँ से कुछ एक दबाव क्रिएट करता है, सप्रेशन का दबाव क्रिएट कर देता है। यहाँ पे माता के साथ कुछ रिलेशन आपके थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, माता के विचार आपसे नहीं मिलते हैं, या जो माता का जो स्टिकनेस रवैया है वो आप पसंद नहीं करते, तो यहाँ पे एक रेजिस्ट बनता है आपके यहाँ पे कि आप उस चीज़ का विरोध करते हो या आप बाहर जाते हो। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने को, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे आपके कुछ चीज़ों के अंदर काम में, प्रमोशन में या कुछ में आपको डिले देखने को मिल सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो सकता है टाइम से थोड़ी पहले आप पे कम आ जाए। प्रॉपर्टी में, व्हीकल्स में, आप प्रमोशन में, आप किसी में चीज़ में हो सकता है कि आपको वो जो आपका एक्सपेक्टेड एक आपने कर रखा है कि 6 महीने, 8 महीने, वो जाके साल, 1.5 साल, 2.5 साल तक भी खींच सकता है। तो ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर और नेगेटिविटी, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति मतलब अपने आप को एक मतलब एलोन, शांत या
अकेलापन मतलब कर लेता है कि किसी तरह से भी मैं इससे यहाँ से पीछा छुड़ाऊँ, मतलब मैं कहीं जाऊँ बाहर जाके मैं कुछ थोड़ा सा करूँ, क्योंकि घर में रहते ही वो सैटर्न का एनर्जी है उसको कैच करता है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो सैटर्न के नेचर को समझें, और अगर हॉरोस्कोप में अगर सैटर्न की पोजीशन देखें तो ये एक कार्मिक डेप्ट है जो आपको इसका हिसाब आपको पूरा करना है। तो उसका रेमेडी यही है कि अगर हम ये समझें, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली यही चीज़ बताती है कि अगर हमारे साथ ऐसा है, ऐसी चीज़ ऐसी है और हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो अगर वो मैच कर रहा है, सिमिलरिटी आ रही है, तो हम ये समझने में मदद मिलेगी हमें कि हाँ ये मेरा कोई कार्मिक डेप्ट है। अगर हमें एक्सेप्टेंस आ जाती है किसी भी तरीके से, तो दैट विल है कि हाफ ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अगर हम इफ़ वी एक्सेप्ट दैट इट इज़ डेस्टाइन and it is our past life karmas that comes in our way, then we will more confident and हम freely उस चीज़ को हम कर पाएंगे अगर हमें पता लग जाता है। तो ऐसे रिजल्ट आपको 4th हाउस में सब सैटर्न मिलता है तो आपको देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है अगर जुपिटर का कोई से 5वां 9वां एस्पेक्ट अगर जुपिटर का आता है 5वां 7वां 9वां, तो दैट मीन्स है कि कुछ चीज़ें हैं जो फिर भी कुछ चीज़ें रहेगी, लेकिन हाँ उतना नेगेटिविटी बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और, सैटर्न 4th हाउस में आपको मतलब जो आपका बिजनेस जहाँ पे है, कुछ अनडिजायरेबल पर्सन आपके ऑफिस में आपको देखने को मिल सकते हैं। वो आपको किसी मतलब आपको कुछ ऐसे काम में आपको, क्योंकि आपको मतलब जो काम आप नहीं करना चाहते हो या जिस काम में आप नहीं फंसना चाहते हो, वहाँ पे आपको हो सकता है कि किसी तरह का स्कैंडल या किसी तरह का इस तरह का कोई चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो उससे बचने का, उससे प्रोटेक्शन करने के उपाय है कि आप कोई टेम्पल में, वीकली टेम्पल में ज़रूर विजिट कीजिए, तो कम से कम वो चीज़ आप पे मतलब इतना ओवर पावर आप पे नहीं हो पाएगी। और 4th हाउस की सैटर्न को रेमेडी यही है कि वो एक तो गोल्ड चेन अपने गले में पहने, और या राइट फिंगर में जो सबसे छोटी उंगली है उसमें पर्ल मोती जरूर पहन ले। अगर जो 4th हाउस में सैटर्न जिनका भी है वो पहन सकते हैं भाई। जो एक तो जुपिटर का स्टोन और एक पर्ल है, ये कभी है ना हार्म नहीं करते हैं कोई चीज़ को, इनको हम पहन सकते हैं। जुपिटर येलो सफायर और जो मोती है चंद्रमा का, तो ये स्टोन हम पहन सकते हैं। या फिर आप जो लाइक कोई खाली वेल कुआं हो, तो उसमें अगर आप दूध डालते हैं मतलब वीकली या जैसे आपको जो भी है, तो भी कुछ आप नेगेटिविटी से आप बच सकते हैं। तो आज हम 4th हाउस तक कवर करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं 4 से 8 हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 से 8 में मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, तो 4 से 8 हम उसमें डिस्कस, फिर 8 से 12 हम ऐसे डिस्कस करेंगे। होप यू विल लाइक द वीडियो एंड फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड एवरीबडी। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।